नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के बारे में और इस प्रश्नावली में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, कि अपने को जितने भी पॉइंट्स में जो समीकरण दिए जाएंगे जो कि द्विघात समीकरण होंगे उनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, पहले इसकी जांच करनी है। फिर ये कहा कि यदि मान लीजिए अस्तित्व है तो आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे और अस्तित्व है ही नहीं तो उसको आगे हल भी नहीं करना है। अब पहली बात तो ये समझते थे कि मूलों का अस्तित्व है, उसकी जांच कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मूल के बारे में कि मूल क्या होता है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मूल का मतलब होता है हल या शून्यक, या यूं कहें कि द्विघात समीकरण में जो भी चर आ रहा है और उस चर की जो हम वैल्यू प्राप्त करते हैं वही आपके क्या है, मूल है। तो मूल तो शायद आप समझ गए। अब अस्तित्व के लिए क्या करना होगा। आप जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका ये व्यापक रूप है, ठीक है। ax² + bx + c = 0 क्या है, ये व्यापक रूप है। इसी को बोलते हैं हम मानक रूप। इसकी चर्चा हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ax² + bx + c = 0 ये व्यापक रूप है। अब आप समझ गए होंगे, देखो अक्ष स्क्वायर का गुणांक a होता है और अक्ष का जो गुणांक होता है वो b होता है, बाकी जो बच गया वो c है। तो पहले तो हम a b c को पहचान लेते हैं। इसके बाद में एक विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक, जिसको कभी कभी आपको विविक्त कर भी ये वर्ड भी मिल सकता है। अब विवेचक बोल दीजिए चाहे विविक्त कर बोल दीजिए, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको अपन शॉर्ट संकेत डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डी से। तो विवेचक या विविक्त कर का शॉर्ट संकेत है डी और इसका एक फॉर्मूला है b² - 4ac। तो जब मूलों का अस्तित्व है उसकी हम जांच करेंगे तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद जैसे हम हल करेंगे, मान लीजिए डी जो है ये डी का ही फॉर्मूला है, तो डी का मान क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि डी का मान लीजिए पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव तो समझते हैं, अपना उत्तर है वो प्लस का आ जाए, कुछ भी हो भले प्लस का आना चाहिए, या 0। ऐसा होगा तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि डी का मान लीजिए पॉजिटिव भी नहीं आए और 0 भी नहीं आए, तो एक ही कंडीशन बच गई केवल, कौन सी? नेगेटिव वाली। और यदि नेगेटिव आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी थी। अब यदि आप समझ चुके हैं कि ए बी सी कौन है, मानक रूप से बता दिया मैंने। विवेचक या विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। उसके दो टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव या 0। जब पॉजिटिव आ जाएगा या 0 आ जाएगा उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा, और यदि नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज़ अपनों को समझनी है। अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। पहला जो पॉइंट है, समीकरण जो है वो आप एक बार लिखेंगे कि क्या दिया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ से a, b और c का मान निकाल लेते हैं। a का मान आप समझ गए होंगे, a कौन होता है भाई? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो यह अक्ष स्क्वायर का गुणांक 2 है, ये a हो गया। b कौन होता है? अक्ष का गुणांक, तो ये b हो गया -7। c का मान 3। हम मूलों के अस्तित्व की जांच करना चाहते हैं, तो d = b² - 4ac ये फॉर्मूला है, काम में लेंगे। b का मान -7 है, ये -7, इसका स्क्वायर, 7 7 में a का मान 2, c का मान 3। जब हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है।
तो यदि माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे तो भी उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 7 का वर्ग करने के बाद 49 आएगा। इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 4 दूनी 8, 8 थी 24 हो गया। और इसको सरल किया तो ये कितना उत्तर आ गया भाई 25। अब उत्तर क्या आ रहा है, बस केवल उसको ये चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या जीरो, कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ हमारे पास में ये ग्रेटर देन जीरो है, जिस तरफ ये चिन्ह खुला रहता है उस तरफ संख्या बड़ी मानी जाती है कि 25 है वो जीरो से बड़ा है। ये अपन जानते हैं, कोई भी प्लस की संख्या होती है पॉजिटिव होती है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। और मैं बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव आ गया, प्लस का है ना, तो हम बोल सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व यदि है तो उसको हल करना है। हल करने के लिए कौन सी विधि बताई गई थी, पूर्ण वर्ग। तो विधि का नाम लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि से। एक बार समीकरण को फिर से लिख लीजिए 2x² - 7x + 3 = 0। देखो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। पहले भी हालांकि मैंने बताया, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर बता दूं कि जब भी अपन पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो क्या अपने पास में होना जरूरी है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 होना जरूरी है। किसका गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना, +1। कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, यदि नहीं है तो हम बनाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना। जैसे ही अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 मिल जाता है उसके बाद में अपने पास में 3 पद आ रहे हैं किसी भी द्विघात समीकरण में, देखिए 1 2 3। तो इनमें से जिस पद में अक्ष नहीं होगा या चर नहीं होगा उसको अपन राइट हैंड साइड में उसका पक्षांतरण कर देंगे और उसके बाद में आगे की प्रोसेस वो चलती रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 नहीं है तो बना लो, होना चाहिए था ना। अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, प्लस का 1 नहीं है तो बना लो। इस 2 को हटाना पड़ेगा और जिसको तुम हटाना चाहते हो उसी का ही भाग लगा दो प्रत्येक पद में। सब के बटे में 2 लिख दो। अब देखिए ये 2 से 2 कटेगा तो ये अक्ष स्क्वायर बन जाएगा। 7/2 सरल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 7/2 अक्ष प्लस आगे 3/2 भी सरल नहीं होगा। ये 0/2, जब अंश में 0 होता है और हर में 0 हो नहीं तो 0 होगा। अक्ष स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 बन चुका है। जैसे ही प्लस का 1 गुणांक बन जाता है तो यहाँ पर जो तीसरा पद आ रहा है विदाउट अक्ष वाला, उसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। अक्ष स्क्वायर - 7/2 अक्ष, जिसमें अक्ष है वो एक तरफ रहेंगे, जिसमें अक्ष नहीं है वो दूसरी तरफ चला जाएगा पक्षांतरण होने के बाद। ये प्लस का था, इधर माइनस हो गया। और ये आपकी 2 जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी, अक्ष का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना। नंबर 2 बात, जिसमें अक्ष नहीं था उसका दूसरी तरफ पक्षांतरण करना। 2 स्टेप हो चुकी है। तीसरी स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखना है, अक्ष के गुणांक, अक्ष का गुणांक ये है -7/2 के आधे। तो इसका आधा का मतलब क्या है, देखो -7/2 तो है ही, और इसका हम आधा करना चाहते हैं। किसी भी संख्या का आधा करते हैं 2 का भाग लगा दो, 2 और लिख दो बटे में, ये हो गया -7/4, आधा हो गया। अब मान लीजिए यह सिंपल संख्या होती 8, थोड़ी देर के लिए मान लें 8 होता तो 8 का आधा कितना हो जाता 4, तो हम सीधा लिख देते, ज़्यादा सोचना नहीं था। लेकिन जब बटे में संख्या आ रही है यहाँ और वो सरल नहीं हुई थी तो जब उसका आधा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से बटे में 2 और लिखना पड़ेगा और इसको हम सरल कर लेंगे। अब क्या होगा, का वर्ग। अब वर्ग करने के बाद में संख्या हमेशा पॉजिटिव बन जाती है। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे इसको। दोनों पक्षों में जोड़ने पर चलिए
ये स्टेप जो हमने यहाँ पर छोड़ी थी वहाँ पर अपने को लेफ्ट हैंड साइड में भी 49/16 जोड़ना है, राइट हैंड साइड में भी इसको जोड़ना है। तो यहाँ से देखते जाओ, लिखते जाओ, अक्ष स्क्वायर माइनस का 7/2 अक्ष प्लस 49/16 बराबर, इधर -3/2 पहले से था और 49/16 को जोड़ देते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने इस स्टेप के बाद में क्या किया था, दोनों पक्षों में 49/16 को जोड़ा था। जैसे ही आप जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आपका जो बायां पक्ष है, बराबर के पहले वाला जो भाग है, वहाँ पर या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अब आपको नहीं बनाना है, वो ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ केवल अक्ष लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस, चिन्ह यहाँ देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना, यहाँ पर देखना दूसरे पद में। और अब इस तीसरी संख्या का वर्गमूल कर दो, 49 का 7 और 16 का 4। अब ये स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर अंदर मत लगा देना, अंदर केवल अक्ष ही लिखना है, एक ही पावर होनी चाहिए। तो ये a - b का होल स्क्वायर का जैसा फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इधर अपन एलसीएम ले लेंगे, 16, 2 का भाग 16 में जाएगा तो 8, 8 को इससे गुणा कर दो, माइनस का 24 और ये 49 है ही। इसके बाद अक्ष -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 25/16। इधर 49 में से 24 घट जाएगा, 25 बचेगा, बटे में 16 है ही, ये सरल हो गया। अब इसका वर्ग हटा देंगे इधर से और सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो अक्ष -7/4 बराबर ये जो 25/16 है, इसका वर्गमूल कर देंगे और प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। अक्ष -7/4 बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हम अक्ष का मान निकालना चाहते हैं, तो ये -7/4 है, इसको उधर भेज दो, प्लस माइनस 5/4 और ये 7/4 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो अक्ष बराबर, धनात्मक का मतलब क्या होगा कि जहाँ प्लस माइनस है उसको पॉजिटिव लिखना है। तो प्लस माइनस तो यहाँ है, आगे तो जैसा है वैसा ही नोट करना पड़ेगा। इसका एलसीएम 4 ही आएगा, ये 12 हो जाएगा और 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो अक्ष बराबर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसको ऋणात्मक लिख देना है, 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम तो यही आएगा -5/7, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, 2/4 बराबर 1/2। आप देख रहे हैं कि हमारे पास में अक्ष की 2 वैल्यू आ गई। अक्ष का मान एक तो आ गया 3 और दूसरा आ गया 1/2 और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस केवल ये एक धैर्य रखना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक बार प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, 1 बार 2 बार 3 बार, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ होता ही नहीं है। अब अपन सेकंड जो आपका पॉइंट है, अब हम उसकी बात करेंगे, सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में भी देखिए क्या स्थिति बनती है। सेकंड पॉइंट्स में जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसकी क्वांटिटी क्या क्या है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, उसके बाद में बाकी की बातें और समझेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें है 2 अक्ष स्क्वायर, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष -4 बराबर 0। यहाँ से a का मान यदि देखते हैं तो 2, b का मान 1, c का मान -4। हम तो मूलों के अस्तित्व की जांच करना चाहते हैं, तो मूलों के अस्तित्व की जांच करने की रामबाण दवा है ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले से जांच हो जाएगी। b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 4 गुणा a का मान 2, a का मान 2, c का मान माइनस में आ रहा है तो इसको लिख दीजिए, 1 का वर्ग 1 होता ही है,
जब इनको तीनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने से पहले थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखें। यहाँ माइनस आ रहा है तो गुणा करेंगे उससे पहले माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस बनाएगा। अब अंकों को गुणा करो, 4 को 2 से 8, 8 को 4 से 32, तो ये हो गया 33। उत्तर कितना आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखना ये है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। आप देख रहे हैं कि ये उत्तर तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव संख्या हमेशा बड़ी होती है, जिधर बड़ा होता है उधर चिन्ह खुलता है। ये किससे बड़ा है? जीरो से। जिधर ये चिन्ह खुला हुआ रहता है वो संख्या बड़ी होती है, और जीरो से बड़ी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव जब आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो एक बार इस समीकरण को लिख लीजिए, तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर भी पहले ये ज़रूरी है कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 होना ज़रूरी था, जो कि नहीं है, तो इसका गुणांक 1 बना लो। कैसे बनाएंगे भाई? हम 2 को हटाना चाहते हैं तो इस 2 का ही भाग लगा दो सभी में, ठीक है, 2 का भाग लगा देंगे, सभी में 2 का भाग लगा दो। 2 से 2 कटेगा ना, क्या बनेगा? अक्ष स्क्वायर, अक्ष की गुणा में यहाँ पर 1 है भाई, अक्ष का गुणांक ऊपर है वो कितना आ रहा है? 1 बटे में 2 है, तो ये 1 बटे 2, और अक्ष को थोड़ा अलग लिख देता हूँ। इसके बाद 4 में तो 2 का भाग जा रहा है, 2 आएगा, और इसको आप समझिए जब अंश में 0 होता है तो उसका उत्तर 0 आता है। हमने ये कहा था कि जैसे ही अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे? जिसमें अक्ष नहीं है उसको इधर भगा देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। चलिए, अक्ष स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 अक्ष, इसमें अक्ष नहीं है, ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया। और उसके बाद में ये जो सेंटेंस है अपना अक्ष के गुणांक वाला, ये सेंटेंस याद रखना है। अक्ष के गुणांक, तो अक्ष का गुणांक यहाँ 1 बटे 2 आ रहा है, 1 बटे 2 के आधे, देखो ये तो 1 बटे 2 तो पहले से था, हमें इसका आधा करना है तो 2 का भाग और लगा दो, ये हो गया 1 बटे 4, 1 बटे 4 का वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 बटे 4 का वर्ग करने पर कितना आता है अभी? 1 बटे 16 है। ये जो 1 बटे 16 है ये दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे अक्ष स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 अक्ष, 1 बटे 16 इधर भी जोड़ दिया, और इस 2 में भी 1 बटे 16 जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ देते हैं, जोड़ने के तुरंत बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बनाओ भाई, क्या बनेगा? यहाँ केवल अक्ष लिखो, यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस, यहाँ पर इसका वर्गमूल कर दो, 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4 स्क्वायर हो गया। इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका एलसीएम 16 आएगा, 16 को इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 32, 32 में 1 जोड़ दो 33। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इधर जो स्क्वायर आ रहा था उसको हटाएंगे, जब ही स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आएगा, साथ साथ में प्लस माइनस भी लिखेंगे। और 33 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 33 किसी का भी सीधा सीधा वर्ग नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, 16 4 का वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। इधर आ रहा था हमारे पास अक्ष प्लस 1 बटे 4 बराबर, अब अक्ष बराबर प्लस माइनस रूट 33 बटे 4, ये तो है ही, 1 बटे 4 का इधर पक्षांतरण कर दो। अब हम क्या करेंगे? एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। तो धनात्मक चिन्ह देखिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह कैसे लिया जाएगा? जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है उसको प्लस लिखना है, तो ये रूट 33 बटे 4 ये प्लस ही है, आगे तो जैसा है वैसा ही। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, रूट 33 माइनस 1। रूट वाली संख्या में विदाउट रूट वाली संख्या सीधी सीधी कभी भी नहीं घटेगी, तो इसका उत्तर यही रहेगा। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो अक्ष बराबर, यहाँ माइनस ले लो, ऋणात्मक बोला गया है तब 4, आगे तो जैसा है वैसा ही आएगा, बटे में 4 माइनस का रूट 33 माइनस 1। प्यारे विद्यार्थियों में ध्यान रखना है कि जब प्रथम पद में माइनस आ जाता है तो हम लोगों को माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, और जब भी कॉमन लेते हैं
तो यहाँ जो चिन्ह आ रहा है वो बदल जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। अब हमारे पास में दो रिजल्ट्स आ गए। अक्स बराबर क्या क्या मिला, एक तो आ गया √33 प्लस -1 बटे 2 बटे 4, दूसरा आ रहा है -√33 प्लस 1 बटे 4। ये आपका रिजल्ट्स हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 3 जो है उसकी बात करेंगे। काम आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से करना है, लगभग सेम काम हो रहा है। प्रोसेस समझ में आनी जरूरी है। जिस भी विद्यार्थी को मेथड समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मेथड समझ में नहीं आया तो तकलीफ होनी है। मेथड समझ में आया क्यों नहीं, क्योंकि उसने खुद ने समझा ही नहीं। समझना ज़रूरी है, मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, सब काम हो जाएगा। अब हम तीसरे पॉइंट्स में जो आपको समीकरण दिया गया वो लिख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान 4 है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो ये b का मान हो गया 4√3 और ये c का मान 3। मूलों के अस्तित्व की जांच हो रही है यहाँ पर, इसलिए फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac। b का मान आ रहा है 4√3 इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4, c का मान 3। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर एक नया काम आ रहा है, वर्ग करना सीख लीजिए। 4 का वर्ग तो 16 हो गया, लेकिन √3 का वर्ग अलग से करना पड़ेगा। और रूट वाली संख्या का जब भी वर्ग किया जाता है ऐसे याद कर लो, रूट हट जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है 48, तो इसका वर्ग करने पर 48 आएगा। इनको गुणा करेंगे 4 को 4 से 16, 16 को 3 से 48, इसका उत्तर आ गया 0। मैंने कहा था कि पॉजिटिव आएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा और 0 आएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व है तो सरल करना पड़ेगा ना। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करो भाई। पहले समीकरण लिख लो एक बार, 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 4। फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि x² का गुणांक 1 नहीं है, तो गुणांक इसका 1 बना लो। कैसे करेंगे भाई, इस 4 को हटाना चाहते हैं तो 4 का भाग लगा दो। 4√3 x इसके बटे में भी 4, 3 के बटे में भी 4, 0 के बटे में भी 4, सब के बटे में 4 दिख दिया। ये लीजिए 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, जो बच गया वो लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास में बच गया x², यहाँ बच गया √3 x। 3/4 सरल हो नहीं रहा है। यहाँ देखो x² ही बचा था, ये √3 x ही बचा है। 3/4 सरल हो नहीं रहा है। 0/4 का मतलब 0 होता है। अब याद आ गया होगा, अब क्या करेंगे फटाफट बता दीजिए। इस प्रकार से माइंड में आ गया होगा कि जिसमें x नहीं है उसको भेज दो, कहाँ, सामने। ये लो x² प्लस √3 x, जी इसमें x नहीं है ना, तो ये चला गया इधर, प्लस का था नेगेटिव हो गया। अब ये x का गुणांक, x² का गुणांक हम 1 बना चुके हैं, जिसमें x नहीं है उसको बराबर में भी भेज चुके हैं। 2 स्टेप हो गई। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, x का जो गुणांक है, कितना x का गुणांक √3, वो लिखेंगे के आधे, फिर उसका आधा करेंगे तो √3 का आधा करेंगे तो √3/2 ही लिखा जाएगा। फिर होगा का वर्ग। तो अभी अभी बात हुई थी कि रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर रूट हट जाता है, तो इसका तो 3 आएगा और 2 का वर्ग हो गया 4। ये अपन दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं कि x² प्लस √3 x, ये तो था ही, हमें 3/4 जोड़ना है तो ये जोड़ दिया। इधर -3/4 ये भी हमने जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ देते हैं तो या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा देखो, अभी ये प्लस, इसका वर्गमूल करेंगे। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही लिखा जाएगा।
अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं ये हर कहीं काम आती है। अब यदि ये नहीं पता है कि 3 अभाज्य है या नहीं है तो रूट के चक्कर में बैठे ही रहोगे। 4 का वर्गमूल होता है 2, अब इसका होल स्क्वायर लगा दो, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोल सर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ इसको मैं? नहीं, जो ये बना रहा है वही बनेगा। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। अब प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तुम लोगों को बनाना है बस, केवल जो बनना है वो ऑटोमेटिक बनेगा। और देखिए इधर जितना प्लस का उतना ही माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, √3/2 स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की संख्या का वर्गमूल करेंगे, प्लस माइनस भी लगाएंगे, और अक्ष प्लस √3/2 प्लस माइनस हमने लिखा हुआ है, 0 का वर्गमूल 0। और आप जानते हो कि 0 न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, इसलिए अपन इसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव अब नहीं लगाएंगे। और अक्ष का मान कितना आ गया भाई, -√3/2। अब कहेंगे सर इसको पॉजिटिव नेगेटिव आपने लिखा नहीं, तो एक ही उत्तर है, दूसरा उत्तर कैसे आएगा? यहाँ से याद कर लीजिए। ये हम 4.4 की एक्सरसाइज में बात करेंगे कि जब विवेचक d की वैल्यू 0 आ जाती है तो आपके दोनों मूल है वो बराबर होंगे। तो यदि एक मूल आपको पता चल गया तो दूसरा मूल भी उतना ही होगा। क्लियर हो गई बात है? ये काम कब करना है भाई? जब हमारे पास में d का मान 0 आ जाता है, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो गया। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर जो 4 है उसको फटाफट देख लीजिए क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि हम लोगों को कि अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 4 बराबर 0, सॉरी 2 अक्ष स्क्वायर आ रहा है यहाँ। तो यहाँ देखना कि a का मान 2 हो गया, b का मान यहाँ इसका गुणांक 1 है तो 1 हो गया, c का मान 4 है। मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। b का मान 1 स्क्वायर किया, 4 गुणा a का मान 2, c का मान 4, 1 माइनस ये हो गया 32, अपना उत्तर आ गया -31। घाटा हो गया घाटा, और जब भी घाटा हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब क्या होता है? घाटा। और माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, 0 हमेशा इससे बड़ा होता है। जिधर बड़ा होता है वो चिन्ह खुला रहता है उधर। नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं? अस्तित्व नहीं है। और अच्छी बात है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आगे उसको हल भी नहीं करना है। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3 पॉइंट्स आ रहे थे, उनमें तीनों में अस्तित्व आता, हम लोगों को हल करना पड़ा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि उनका भी अस्तित्व नहीं होता तो हम लोगों को हल ही नहीं करना पड़ता? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग काम तो करना ही पड़ेगा। ये हुआ आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात भी हम करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में एक नया काम ये आ रहा है कि विधि चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गया है? विधि। उसमें एक बार पढ़ के देख लीजिए कि उपयुक्त प्रश्न संख्या जो 1 है उसके द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपके प्रश्न के जितने भी द्विघात समीकरण है ना, उन्हीं को ही हल करना है, लेकिन कौन सी विधि से उसको हल करना है अपने को? द्विघाती सूत्र। अभी हमने कौन सी विधि से हल किया उनको? पूर्ण वर्ग। चलिए पॉइंट नंबर 1 में हमारा समीकरण क्या था? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर भी पहले हम मूलों के अस्तित्व की जांच कर लें ताकि अपने को हल ही नहीं करना पड़े। हो सकता है कि मूलों का अस्तित्व हो ही नहीं, हालांकि ये तो कर सकते हैं। मूलों का अस्तित्व है, a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3। मूलों का अस्तित्व जांच करना है तो सूत्र होगा b² - 4ac। b का मान -7 स्क्वायर 4 गुणा a का मान 2
गुणा सी का मान 3, वर्ग करने के बाद हमेशा प्लस बन जाता है, तो यहाँ माइनस है तो भी कोई बात नहीं, वर्ग करते ही वो प्लस हो जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 24, ये आ गया 25। अपना जो उत्तर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और मैंने कहा था पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो मूलों का अस्तित्व होगा। पॉजिटिव संख्या हमेशा बड़ी होती है किससे? जीरो से। ये कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व है तो उसको हल करना है, कौन से सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। प्रश्नावली जो 4.3 है, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके वीडियोज़ आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पर भी हमने इस विधि के बारे में बात की थी। शायद आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा होगा, समझ गए होंगे। चलिए फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जैसे अपने समीकरण में चर कौन आ रहा है? अक्ष आ रहा है, तो अक्ष आपका मूल होगा, उसका जो उत्तर आएगा, इसलिए यहाँ अक्ष लिखेंगे। यदि y है आपका चर तो y लिखेंगे, अन्य कोई चर है तो वहाँ, तो ये चर बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, b का मान माइनस में आ रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, प्लस माइनस। 1 मिनट ध्यान देना भाई सभी, इस यहाँ b और ac का मान मत रखना, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम पहले ऊपर सोल्व कर चुके हैं और उसका उत्तर कहाँ पहुँच गया था? 25 पे, ठीक है। इसलिए अपन इसको मान नहीं रखेंगे, सीधा इसका उत्तर कितना लिख दो? 25 बटे में 2 गुणा a का मान कितना भाई? a का मान यहाँ 2 आ रहा है, ये लीजिए 2। आगे देखो, अक्ष बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, तो ये तो 7 प्लस का बन गया, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, बटे में ये 4, 2 को 2 से गुणा करने पर एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो अक्ष बराबर 7, धनात्मक का मतलब जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव लेना है, ये लो 12/4 3। एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अक्ष बराबर 7, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लीजिए। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि हमने ऋणात्मक बोला है, बटे 4, 2/4 बराबर 1/2। अब देखिए अक्ष बराबर 3 और अक्ष का मान 1/2, ये आपके 2 रिजल्ट्स आ गए। आपको याद आ गया होगा कि इसी वीडियोज़ में हमने जब इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया था तब भी इसका रिजल्ट यही मिला था। उत्तर तो सेम ही आना है क्योंकि प्रश्न वही है, केवल मेथड बदल गया है। हम अब इसको द्विघाती सूत्र से हल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पॉइंट नंबर जो आपका 2 है उसकी बात कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी? अब इस प्रश्न में इतना अपने को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ। पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें आपका समीकरण आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0। a का मान यहाँ 2 है, b का मान कितना है रे? 1, c का मान है -4। मूलों के अस्तित्व की जांच हो रही है, ये रहा सूत्र आपका। b का मान 1, a का स्क्वायर 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान माइनस में है, ध्यान रखना। a का स्क्वायर 1, जब इनको गुणा करेंगे तो याद रखो यहाँ माइनस है, ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा, प्लस बनाएगा। अब अंकों को गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 को 4 से गुणा किया 32, ये हो गया भाई 33। 33 कैसा आया? 33 कैसे आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे? 0 से। जिधर बड़ा होता है चिन्ह खोल दिया, मुंह खुला हुआ है, खाएं तो किसको खाएं? बड़े को खाएं, छोटे को क्या खाएं? तो बड़ा है उधर मुंह खुला हुआ है। मूलों का अस्तित्व है क्योंकि हमने कहा था पॉजिटिव आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा और नेगेटिव आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब द्विघाती सूत्र ये आपका है, माइनस b का मान यहाँ कितना आ रहा है? 1, प्लस माइनस फिर वही बात आ रही है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले हम यहाँ पर हल कर चुके हैं, उसका उत्तर कितना आ गया था? 33। तो यहाँ पर सीधा 33 लिख दो, बटे में 2 गुणा a का मान कितना आ रहा है? 2, ये लीजिए। तो ये हो गया 1 माइनस का प्लस माइनस
33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी का भी डायरेक्ट वर्ग नहीं है। जैसे 36 होता है 6 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, वैसे ये डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है। अब अपन धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो यहाँ धनात्मक लीजिए, ये लो √33/4 अंडर रूट वाली संख्या है, और यदि वो सरल नहीं हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या है। विदाउट रूट वाली संख्या है वो परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय न जुड़ती है न घटती है, जैसे है वैसे ही रहेगी। हम चाहें तो ये प्लस वाली संख्या है, इसको पहले लिख सकते हैं, माइनस का 1 है उसको बाद में लिख सकते हैं, इससे आगे इसका हल नहीं हो पाएगा। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो देखो ये -1 तो है ही, यहाँ ऋणात्मक लेना है जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये हो गया √33/4। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस आ रहा है पहले ही, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों ही किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो √33 को मैं पहले लिख देता हूँ, 1 को बाद में, ये बटे में 4। इस प्रकार अक्स के आपके 2 रिजल्ट आ गए। एक रिजल्ट तो क्या मिल गया था, √33 - 1/4, और दूसरा रिजल्ट मिला √33 + 1/4। ये आपका दूसरा पॉइंट है, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉइंट नंबर 3 जो है उसकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कैसा है, फटाफट हल कर लीजिए। मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है 4x² + 4√3 x + 3 = 0। यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, 4, b का मान कितना है, 4√3, c का मान कितना है, 3, b का मान यहाँ रखो भाई 4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4, c का मान 3, और वर्ग यहाँ पर 4 का वर्ग मैंने बताया था 16, और √3 का वर्ग अलग से करना पड़ेगा। √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इनको गुणा करेंगे 48 - 48, तो ये भी 48 ही बनेगा, गुणा कर लेना, ये हो गया 0। मैंने कहा था 0 आएगा तो भी अस्तित्व है, तो हल करेंगे, ये आपका सूत्र रहा। और इसमें देखो x बराबर माइनस b का मान ये आ रहा है 4√3 ± अंडर रूट आगे आ रहा है b² - 4ac, तो b² - 4ac है, उसको हल मत करना, क्योंकि b² - 4ac को हल करके हम कहाँ पहुँच गए हैं, 0 पे, तो उसकी जगह डायरेक्ट 0 लिख दो भाई। बटे में कितना, 2 गुणा a का मान 4 आ रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो -4√3 ± 0 का वर्गमूल 0 ही होता है ना, सॉरी a का मान 4 था भाई, यहाँ पर गुणा करने के बाद में 8 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी। अब देखिए एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो -4√3/8 और +0 लिखना है, तो 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 4 से 8 कटेगा 2 बार, इसका उत्तर हो गया -√3/2। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए -4√3 माइनस, यहाँ अपने को नेगेटिव लेना है, ये 0 है ही, बटे 8, 0 घटेगा तो भी यही आएगा, तो -4√3/8, 4 से कटेगा 2 बार, -√3/2। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब अपने विवेचक का मान 0 आ जाता है तो आपके दोनों जो रिजल्ट होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। अतः x बराबर आपके 2 उत्तर हो गए, -√3/2 -√3/2, दोनों एक जैसे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें देखो क्या स्थिति आ रही है, समीकरण में बताया गया है कि 2x² + x + 4 = 0। यहाँ से a का मान 2, b का मान 1 है, c का मान 4 है, 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2, c का मान 4, गुणा करेंगे तो 1 माइनस ये हो गया भाई 32, 1 में से 32 घटेगा, माइनस आ गया, ये लो घाटा हो गया, इसका मतलब है अस्तित्व है ही नहीं। नेगेटिव संख्या आ जाती है वो 0 से छोटी होती है, अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व नहीं है तो प्रश्न को हल भी नहीं करना है, किसी भी विधि से हल नहीं करना है।
अस्तित्व नहीं है तो इसका रिजल्ट केवल यहीं तक बात करेंगे हम लोग। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जहाँ तक मुझे विश्वास है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई वीडियोज़ से वंचित नहीं रहें। साथ साथ में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो ही हम लोगों का हौसला होगा और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों का मनोबल बना रहेगा। हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा काम करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।